स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है, तो इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन को बिल्कुल मत भूलिएगा प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए, और हाँ, शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो हमारा जो हिस्ट्री है उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में ही है। तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ 9th तक ही लिमिटेड नहीं है, मतलब 9th तक ही नहीं है, बल्कि 10th में भी आप इससे रिलेटेड जो है चैप्टर को रीड करोगे। वो भी पहला चैप्टर है 10th में भी, तो इसे ध्यान से समझना। ठीक है, तो इसमें हम फ्रांस में जो रेवोल्यूशन होता है, अब रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति। जो क्रांति आई थी फ्रांस में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो फ्रांस में 14 जुलाई 1789 में जो लोग थे, अराउंड 7,000 जो लोग थे, वो जस्टिस के लिए एक जेल में इकट्ठे हुए थे। मतलब जेल के पास वो इकट्ठे हुए थे। उस जेल का नाम था बेसेटाइल जेल। और ये जेल के पास ही क्यों खड़े हुए थे? क्योंकि ये जो जेल थी ये शो करता था किंग के पावर को। जब कोई भी पर्सन किंग के खिलाफ कुछ भी बोलता था तो किंग जो है उसे इसी जेल में भेजकर या तो उसे मरवा देता था या उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था। ठीक है, तो लोग जब बहुत ज़्यादा उससे ऊब गए या उससे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए उसके काम की वजह से, तो वो सभी जो है 14 जुलाई 1789 को जो है एक जगह पे इकट्ठा होकर, उस जगह का नाम था बेसेटाइल जेल, उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। किसके खिलाफ? किंग के खिलाफ। ठीक है, मतलब मोनार्की सिस्टम के खिलाफ। तो हमने रेवोल्यूशन का मतलब तो समझ लिया, क्रांति, लेकिन एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है? जब पॉलिटिकल चेंजेस हों बहुत सारे लोगों की वजह से, मतलब जैसे कोई कंट्री है उसमें पॉलिटिकल चेंज लाना, जैसे मोनार्की सिस्टम से जो है हमें जैसे इंडिया में है फेडरल गवर्नमेंट है, वो लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हो जाएं और वो गवर्नमेंट के खिलाफ या मोनार्की सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, और ये शॉर्ट टाइम में जब चेंजेस आते हैं तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। अब लेकिन फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था, क्या रीजंस थे कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? कैसे स्टार्ट हुआ ये, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, 1774 में क्या हुआ कि लुई 16 को जो है फ्रांस का किंग बना दिया गया। और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था? बर्बन फैमिली से, जो कि एक किंग की फैमिली थी। ठीक है, तो उसे फ्रांस का किंग बनाया गया 1774 में। जब वो 20 ईयर्स का हुआ तब उसकी शादी हुई किससे? मारिया से, जो कि ऑस्ट्रिया की क्वीन थी। ठीक है, प्रिंस थी। देन उसके बाद हुआ क्या? क्यों जो है उसके खिलाफ इतने नारे लगने लगे, उसके खिलाफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया? क्योंकि इकोनॉमी जो थी फ्रांस की वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई, ख़राब हो गई। कैसे ख़राब हुई? देखो, जो लुई 16 था उसे वॉर बहुत पसंद था। वॉर इन द सेंस कि वो हर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ। फ्रांस जो है वो पूरी दुनिया का जो है सबसे पावरफुल कंट्री है, ये दिखाने के चक्कर में उसने बहुत वॉर किए। हर कंट्री से जो है वो वॉर करने के लिए रेडी रहता था। ठीक है, ज़्यादातर जो है ब्रिटेन से। तो क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्रिटेन ही था, तो ब्रिटेन से वॉर, तो वॉर में क्या होता है? बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, बहुत लोगों की जानें भी जाती हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद हुआ। देन पैलेस ऑफ वर्सलिस को मेंटेन करना, ये जो एक पैलेस था ये बहुत बड़ा और बहुत ही रईसी वाला पैलेस था। इसको मेंटेन करने में करोड़ों पैसे जो हैं वो खर्च हो जाते थे। ठीक है, तो इसमें भी पैसा वेस्ट हुआ। बहुत ही आलीशान था वो पैलेस। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड आया आपका रीज़न, इंडिपेंडेंस ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज कास्टेड 20 मिलियन लिवरीज। मतलब ये जो लिवरी है ये वहाँ की करेंसी का नेम था, जो कि 1794 में इस करेंसी का नाम जो है लिवरी हटा दिया गया। ठीक है, अब 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज थी उसको जो है ब्रिटेन से इसने आज़ाद करवाया। मतलब फ्रांस की जो है लड़ाई ज़्यादातर ब्रिटेन से ही होती थी, तो ब्रिटेन से इन 13 अमेरिकन जो है कॉलोनीज़ को जो है ब्रिटेन से आज़ाद करवाया। किसने? फ्रांस ने। तो उसमें भी बहुत सारा पैसा चला गया। तो इससे हुआ क्या? फ्रांस जो है वो कर्ज में डूब गया। उसके बाद हुआ क्या? जब कर्ज में डूब गया तो वो लोन लेना स्टार्ट कर दिया। अब लोन लेना स्टार्ट कर दिया तो उसमें क्या हुआ कि 10% का इंटरेस्ट जो है, मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उस लोन पर उसे देना पड़ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा था। और इसके अलावा भी गवर्नमेंट के बहुत सारे खर्चे होते हैं भाई, जैसे डिफेंस हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो उसमें भी पैसे खर्च होते हैं। तो ये सारे रीजंस थे कि इकोनॉमी जो है फ्रांस की बिल्कुल वर्स्ट हो गई, ख़राब हो गई। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था रेवोल्यूशन का।
देन जो अब हम सोसाइटी की अगर बात करें, फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन से लोग आते थे? जो कि चर्च में काम करते थे, जिन्हें क्लर्जी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्लर्जी। तो और दूसरे थे सेकंड स्टेट, जिसमें नोबिलिटी पर्सन्स आते थे, जिनको नोबिलिटी कहा जाता था, जिसमें आते थे किंग और उसके मिनिस्टर्स। ठीक है। देन थर्ड स्टेट यानी कि जो कॉमन पीपल थे, आम लोग, जैसे कि स्मॉल बिजनेसमैन्स हो गए, मर्चेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, फार्मर्स हो गए। ठीक है, उसमें ज़्यादातर 90% जो थे वो फार्मर्स ही थे। अब देखो हुआ क्या, एक रीज़न तो हमने जान लिया कि इकोनॉमी जो है वो ख़राब हो गई थी। दूसरा क्या हुआ था कि जो ये दो स्टेट थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट, ये बहुत ही रिच थे। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने जो है अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस किए? इन्होंने क्या कहा कि हम जो है टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, सारा जो टैक्स का प्रेशर है वो किस पे डाल दिया? थर्ड स्टेट में। मतलब जो भी बिजनेसमैन होंगे, मर्चेंट्स होंगे, वर्कर्स होंगे, फार्मर्स होंगे, वो ही टैक्स पे करेंगे, और सबसे ज़्यादा फार्मर्स। जो भी फार्मर्स क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे उसका 90% जो है उन्हें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, उनका जो है टैक्स उनको देना पड़ेगा। देन उसके बाद ये तो एग्जाम्शन, टैक्स से एग्जाम्शन इन दोनों ही स्टेट को मिल गया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट थे वो किसके लिए काम करें? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो है फ्री में भी काम करवा सकते हैं, किससे? थर्ड स्टेट के लोगों से। ठीक है, मतलब थर्ड स्टेट के लोगों को फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब सारा टैक्स भी पे करो और काम भी इन्हीं दोनों का करो। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है तितीस, इसमें क्या था, जो टैक्स पेड कर रहे थे थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें 10% जो है उनका, जो भी वो हार्वेस्ट करेंगे, मतलब जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 10% जो है उनको फर्स्ट स्टेट के लोगों को देना पड़ेगा, मतलब कि क्लर्जी को उन्हें देना पड़ेगा। देन टेली क्या था, इसमें था डायरेक्ट टैक्स, मतलब टैक्स ही टैक्स। हर जगह उन्हें टैक्स, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके लिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उनके पास तो कुछ है ही नहीं, हाँ, सारा पैसा तो उनका किस में जा रहा था? टैक्स में जा रहा था। तो ये भी एक रीज़न था रेवोल्यूशन का। और इसके बाद पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो फ्रांस की पॉपुलेशन जो 1715 में अगर हम देखें तो 2.3 मिलियन थी, मतलब 2.3 करोड़ थी। लेकिन उसके बाद 1789 में देखें तो 28 मिलियन हो गई, मतलब कहीं ज़्यादा हो गई उससे। तो इससे लेकिन हुआ क्या, इसका क्या मतलब था? यहाँ पॉपुलेशन की बात करने का क्या मतलब था? इसका मतलब था, देखो पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी उस तरीके से फूड ग्रेन इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। मतलब खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो उतनी इंक्रीज़ नहीं हो रही थी जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी। तो हुआ क्या? इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई हो गई। जो ब्रेड मान लो 10 रुपये का बिकता था, वही अब 100 रुपये में बिकने लगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन फूड ग्रेन की प्रोडक्शन जो है वो उतने की उतनी ही रही। और साथ ही साथ वर्कर्स की सैलरी भी इंक्रीज़ नहीं हुई। अब भाई वो ब्रेड खरीदेंगे कहाँ से? ठीक है, फूड ग्रेन्स खरीदेंगे कहाँ से जब उनकी सैलरी ही इंक्रीज़ नहीं हुई है? 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में तो कर दी, लेकिन वर्कर्स की सैलरी तो इंक्रीज़ नहीं हुई है, तो वो खरीदेंगे कहाँ से उस चीज़ को? तो हुआ क्या, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया। मतलब फूड और जो भी नीडी चीज़ें थी वो जो है लोगों को नहीं मिल रही थी, जिससे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया। मतलब ये इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी आ गया। इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब कि जो अभी हमने पढ़ा कि फूड ग्रेन्स जो हैं वो नहीं बढ़े थे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही थी। ठीक है, देन सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है उसी की वजह से फूड और जो अदर जो नीड्स थी, जो ज़रूरतें थी, वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही थी। तो इससे हुआ क्या, जो ब्रेड के प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, जिसकी वजह से 14 जुलाई 1789 को जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो यहीं से जो है क्रांति की शुरुआत होने लगी। कहाँ? फ्रांस में। तो फ्रांस में किन रीजंस की वजह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, आज के वीडियो में हमने ये जाना। ठीक है, क्या क्या रीजंस थे? एक तो इकोनॉमी वर्स्ट हो गई। ठीक है, वो भी किंग लुइस की वजह से, लुइस 16 की वजह से। देन जो सोसाइटी डिवाइड हुई उसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट ही सारा टैक्स जो है खा जाती थी। सारा टैक्स जो है वो थर्ड स्टेट को ही देना पड़ता था। और उसके बाद पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुई, लेकिन उसके हिसाब से फूड का इंक्रीज़ नहीं हुआ, जिससे सब्सटेंस क्राइसिस आ गया। ब्रेड के प्राइस इंक्रीज़ हो गए। ठीक है, और लोग जो है भूखे मरने लगे। तो इसकी वजह से जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत बड़ा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया 14 जुलाई 1789 से। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। आपको जो है आज हमने बताया कि क्या क्या रीजंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फिर रेवोल्यूशन आने के बाद हुआ क्या।
किस तरह से रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था और उस रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, ये सभी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो, कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप बिल्कुल बिना हिचकिचाए पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हिस्ट्री को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर आप और भी वीडियोस चाहते हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।